तो ये जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है इसमें क्या है, पहले तो सैम्पलिंग 3 टेक्निक, उसमें कुछ नहीं करना, तुम्हें डेफिनेशन याद रखना है और बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत है नहीं, तुम टाइम वेस्ट करोगे। बस जो डिजाइन में जो चीजें हैं, एक एक डिजाइन का एनोवा टेबल याद रख लो। मैं क्वेश्चन उस दिन कराया था, मैं टेबल लिखा देता हूँ। चलो तो इसमें जो है ये जो है ना, तो तुम्हें क्या करना है, इसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का डेफिनेशन क्या है वो देखना है। मैंने लास्ट टाइम क्लास में लिखाए थे। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का नहीं लिखाया तो पिछले क्लास में लिखाया होगा ना, पिछले साल वाले में लिखाया होगा, ये इस बार भी लिखा देता हूँ, उसमें क्या ही है, बताया था आई थिंक। फिर ये 1 वे 2 वे एनोवा है। एक्चुअली एक क्लास में थ्योरी कराने वाला था, लेकिन उस क्लास में जो भी CUET PYQ का जो भी क्वेश्चंस थे डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के, वो हमने डिस्कस किए थे उसमें, तो उसके थ्रू मैं सोचा कि ठीक है, अब बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इतना डिटेल में है ना आएगा नहीं कैलकुलेशन बेस्ड कोई भी क्वेश्चन। तो मेनली ये है कि तुम्हें एनोवा टेबल याद करना है। जैसे मान लो चलो यही CRD RBD LSD 2 स्क्वायर 2 क्यूब फैक्टोरियल डिजाइंस, इनके मैं एनोवा टेबल बता देता हूँ बस। बाकी इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस अगर बुक में देखो तो एक एक क्वेश्चन एक एक पेज 2-2 पेज का सॉल्यूशन रहता है जो कैलकुलेशंस वाले हैं। तो इस तरह क्वेश्चन थोड़ी आपके एग्जाम में आएंगे जहाँ कैलकुलेशन होगा, वो तो आपसे कॉन्सेप्ट जानना चाहेगा, डेफिनेशन जानना चाहेगा या थ्योरम का स्टेटमेंट आएगा, इस तरह से कैलकुलेशंस नहीं करवाएगा डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का कैलकुलेशन करने में आपको आधा घंटा लग जाएगा। इतना टाइम नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में 105 मिनट में आपको 75 क्वेश्चंस करने हैं, तो एक क्वेश्चन पे 2 मिनट भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चंस देगा ही जिसमें 10 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे लगे, और इतना लगे तो छोड़ दो, क्योंकि उसके चक्कर में बाकी क्वेश्चन छूट जाएगा। ये चीज़ है, तो जिस क्वेश्चन में टाइम लगे उसको छोड़ दो तुम, क्योंकि तुम्हारे पास 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को है। तुमने कट ऑफ भी देखे हैं पिछले बार है ना, लोगों ने बताया जैसे कि जब 400 मार्क्स के एग्जाम होते थे तब 145 150 पे एडमिशन हुआ है लोगों का। भी परसों हमने सेशन किया था उसके साथ मितूसी और अभिलाष के साथ, है ना, BHU में दोनों हैं। तो 145 मार्क्स दोनों के अप्रॉक्स हैं, EWS कैटेगरी से दोनों साइड। तो इस तरह से था, तो 145 आउट ऑफ 400 पे एडमिशन हुआ था उस टाइम उसका। अभी तुम्हारा एग्जाम 300 मार्क्स का है, लेकिन फिर भी कोशिश करो 200 प्लस स्कोर करने की, क्योंकि जितना अच्छा स्कोर करो उतना सेफ रहोगे। ये चीज़ें, नहीं तो फिर अनसर्टेन होगा, एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, इस तरह से वो रहेगा तुम्हारा। तो बहुत ज़्यादा है ना। तो बताओ, चलो इसका एनोवा टेबल डिस्कस करते हैं। तो इसका डेफिनेशन बुक से देख लो या लिखाऊं इसका, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, बताओ, या लिखा देता हूं। चलो टाइम है ना हमारे पास, कितना टाइम है अभी, हुआ है 1 घंटा है हमारे पास ना। चलो बताओ भाई। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग यहाँ लिखता हूं, क्या डेफिनेशन, इसमें क्या करें, डेफिनेशन से कोई वर्ड उठा के 4 ऑप्शन दे देगा। कोई बताओ इसका डेफिनेशन क्या है। क्या डेफिनेशन है। सो इट इज अ सैंपलिंग टेक्निक, मैं अपने तरह से लिख देता हूं, इन विच क्या होता है,
ये एक सैम्पलिंग टेक्निक है जिसमें क्या करते हैं तुम लोग क्या करते हो, पॉपुलेशन से कुछ सैंपल कलेक्ट करते हो, तो सबसेट ऑफ मैं अपने तरीके से लिखा रहा हूँ, बुक में आप उस तरीके से लिखा होगा। अब डेफिनेशन कोई अपने अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, सच दैट क्या होता है, अब तुम लोग अगर देखो जवाब नहीं दोगे, पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो रिकॉर्डिंग जैसा लगेगा। मुझे रिकॉर्डिंग बहुत बोरिंग प्रोसेस लगता है ना, जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो तुम्हारे लिए, तो ऐसा रिकॉर्डिंग इज वेरी बोरिंग प्रोसेस। तो तुम्हें लाइव का फायदा ये है कि तुम पूछो या बताओ इस तरह से, है ना। क्या लिखा हमने, इट इज अ सैम्पलिंग टेक्निक इन विच अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन इज सेलेक्टेड, चलो इज कर देता हूँ, सबसेट ऑफ पॉपुलेशन सेलेक्टेड एज अ सैंपल। तो वो जो सबसेट होगा सैंपल होगा, जिसमें क्या होगा, ईच मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। तो सिंपल एक टेक्निक होता है कि मान लो बहुत लार्ज इंडिया का पॉपुलेशन बताया ना, तुम क्या करोगे, 100 लोगों को उठा लिए, उस पर एक सर्वे किए, फिर उसको जनरलाइज कर दोगे तुम 140 करोड़ के लिए। तो ये सिंपल टेक्निक है। तो यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बस ये है ना, समझ रहे ना, कि जैसे तो उस तरह सर्वर वाले ही करते हैं। इलेक्शन का जो एग्जिट पोल आता है ये तो करते हैं वो लोग, कि मान लो 500 लोगों से पूछा, फिर 500 लोगों ने 10% लोगों को वोट दिया कांग्रेस को, तो बोल दिया कि ये जो पूरे इंडिया में 10% लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। इस तरह से जनरलाइज कर देते हैं, या अपना अपना टेक्निक होता है, अलग अलग और तरीके होते हैं, बट एक सिंपल तरीका होता है, इसको यूज करेगा तो कैसे होगा, ये है। दूसरा क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, उसका क्या डेफिनेशन है, कोई भी बताना चाहेगा, ये बताना चाहिए एनीवन, व्हाट इज डेफिनेशन दिस, मैं लिखा ही देता हूँ, तुम लोगों को कोई इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, तो so it is a sampling technique in which जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड into homogeneous, smaller homogeneous into, या जस्ट लिख लो homogeneous into homogeneous क्या सबग्रुप्स, हाँ ऐसे बोल दो, homogeneous सबग्रुप्स, और इसी सबग्रुप्स को हम लोग बोलते हैं क्या, स्ट्रैटा, है ना, हाँ इसी को स्ट्रैटा बोलते हैं। So it is a sampling technique in which population is divided into homogeneous subgroups and then subset is taken, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं ये लोग, homogeneous subgroup में डिवाइड कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज से कलेक्ट कर रहे हो, तो फिजिक्स वाला अलग हो गया, मैथ्स वाला अलग, इस तरह से अलग अलग होमोजेनियस ग्रुप क्रिएट कर दिया, कि अब उनमें जैसे मान लो कॉलेज में 100 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो किनका कितना स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से वो सैंपल कलेक्ट करेगा, एंड देन उस डेटा पे जनरलाइज किया जाएगा। तो पूरे मान लो है ना, मतलब होमोजेनियस ग्रुप में डिवाइड कर देगा, जैसे हिंदू मुस्लिम का सर्वे होता है, एक होमोजेनियस ग्रुप हिंदू का हो गया, मुस्लिम का दूसरा होमोजेनियस ग्रुप हो गया, इस तरह से ऐसा है। हाँ सर, जैसे कि सर इसमें सभी होमोजेनियस ग्रुप से सैंपल को सेलेक्ट किया जाता है सर। यस, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के स्टूडेंट को डिवाइड किया गया, तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा रैंडमली। हाँ जैसे एग्जांपल के लिए मुझे कॉलेज की स्ट्रेंथ मान लो 1000 है और मुझे सेलेक्ट करना है 100 लोग, ठीक,
तो उस 1000 में मान लो 500 400 300 या कैसे 5 3 2 कर दो, ठीक। अब तुम्हें 100 लोग सेलेक्ट करने हैं, तो वहां से 50 लोग है, वहां से 30 लोग है, वहां से 20 लोग है, इस तरह से प्रोपोर्शनलिटी में। एंड देन जो हमने सैंपल सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग जो कंक्लूजन होगा वो पूरे पॉपुलेशन पे वो हम कंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। सो ग्रुप्स होमोजीनियस है, फिर प्रोपोर्शनली हम लोग सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लो एक मैंने बताया कि एक कॉलेज, मतलब कॉलेज में कोई सर्वे कर रहे हैं हम, तो कॉलेज की पॉपुलेशन 1000 की है, उसमें फिजिक्स वाले मान लो 500 है, मैथ्स वाले 300 है और केमिस्ट्री वाले 200 है, 1000 हो गए। अब मुझे 100 लोग सेलेक्ट करना है पूरे कॉलेज से, तो यहाँ 500 फिजिक्स वाले, तो उसका मैं क्या करना, मुझे 1000 में से 100 सेलेक्ट करना है, 10%, तो मैं 500 में 10% लोगों को सेलेक्ट करूंगा, तो 50 लोगों को। इधर 300 था 30 लोगों को, उधर 200 में 20 लोगों को, तो मैंने 100 लोग सेलेक्ट कर लिए। अब इसके अकॉर्डिंग मैं अपना जो भी सर्वे कर रहा हूँ उसके एनालिसिस करूंगा, उसके बाद आई विल जनरलाइज टू होल पॉपुलेशन। ये इसमें जो सर सब ग्रुप का मतलब साइज होता है वो कैसे डिसाइड होता है? तो वो मुझे लगता है एस्टिमेट करते होंगे, एग्जैक्ट तो या है ना कहीं, जैसे अब कैसे डिसाइड होता है इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, इसमें 82% मुस्लिम्स हिंदू हैं और 18% मुस्लिम है, कैसे डिसाइड होता है? तो सर वही सर्वे करते हैं। हाँ, तो वो एक एस्टिमेट है, मतलब या वो सर्वे करते उस तरह से। अब कोई डेटा आप ले रहे हो, मान लो उसमें कुछ सर्वे कर रहे हो छोटा सा इलेक्शन का, तो क्या इलेक्शन का वो जो लोग एग्जिट पोल निकालते हैं, क्या वो हर बंदे से थोड़ी पूछते हैं? वो क्या करते हैं, उसमें से एक मुस्लिम कम्युनिटी में गए, वहां से 10 लोगों को चुन लिया, हिंदू कम्युनिटी में गए, वहां से मान लो 80 लोगों को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से 20 सेलेक्ट कर लिया, अब 100 लोग हो गए, इसके हिसाब से उनका अपना ओपिनियन जाना, फिर वो ओपिनियन को बता दिए कि ऐसा होने वाला है, इस तरह से। नेक्स्ट जो हमारे पास होगा क्लस्टर सैंपलिंग। इसमें क्या है, इसमें क्या करते हो तुम लोग? क्लस्टर्स में डिवाइड कर देंगे। हाँ, सो ये जो क्लस्टर और स्ट्राटा है, इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है फिर? सर स्ट्रेटा होमोजेनियस होता है और इसमें जरूरी नहीं है कि होमोजेनियस। हाँ, बस यही है, यहाँ भी हम ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन को, बट जरूरी है कि ग्रुप होमोजेनियस हो, समझ रहे हो ना। जैसे हम एग्जांपल कॉलेज का एग्जांपल दे रहा था, तो कॉलेज में वहां हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जैसे एग्जांपल के लिए 3 ग्रुप अलग अलग बनाए, वो होमोजेनियस है, एक ग्रुप में एक जैसे लोग हैं, दूसरे ग्रुप में उन एक जैसे हैं, तीसरे ग्रुप में एक जैसे हैं, इस तरह से है। अब क्या है, कॉलेज को रैंडमली में डिवाइड कर दूंगा 3 पार्ट में, 500 300 200, बिना ये ध्यान रखे कितने फिजिक्स केमिस्ट्री वालों, ऐसे तो वो इसमें आ जाएगा। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि वो होमोजेनियस ही होगा, सो दैट मे बी हेटेरोजेनियस ग्रुप, ये चीज है। तो सर ज्यादा एफिशिएंट कौन सा होगा? आप बताओ। पिछला वाला ही होगा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, वही होना चाहिए होगा। सो ये कह रहा है कि अगेन इट इज अ सैम्पलिंग टेक्निक इन विच जो पॉपुलेशन है ना, which is not necessarily homogeneous, है ना। and then sample is selected, उसके बाद सैंपल सेलेक्ट करेंगे। और ये जो सब ग्रुप है, सो ये जो सब ग्रुप है दिस, ये जो हमने सब ग्रुप बताया है इज कॉल्ड क्लस्टर, है ना। तो इसको हम लोग क्लस्टर बोलते हैं। तो इसमें सिंपल है, जो हमारे पास पॉपुलेशन उसको जस्ट हमने डिवाइड कर दिया सब ग्रुप में, बिना होमोजेनियस ऐसा कुछ ध्यान रखे हुए, जस्ट डिवाइड करके फिर हमने सैंपल कलेक्ट किया। तो इस टेक्निक में ऐसा होता है सैंपल कलेक्ट करने का। तो इसमें मुझे लगता है जो ये क्वेश्चंस आएंगे जो डेफिनेशन है, इसी बेस पे 4 ऑप्शन बना देगा, पूछ लेगा कौन सा क्लस्टर सैंपलिंग हो सकता है, कौन सा
है ना, स्ट्रेटिफाई हो सकता है, कौन सा सर सिंपल। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे कौन से कुछ मिलते हैं क्या, कॉस्ट कौन रिड्यूस कर देगा इसका। हाँ यस, तो इसलिए बस आपको डेफिनेशन ठीक से समझना है। फिर आगे मैं आता हूँ, तो नेक्स्ट जो सिलेबस का अगला वर्ड है जो आपका है ना, तो ये मैं जस्ट डेफिनेशन लिखा दिया आपको समझने के लिए। अब अगला जैसे है क्लस्टर सैंपलिंग, वन वे एनोवा क्या होता है, जैसे इसी अब सिंपल समझना है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ वन वे एनोवा। बस अब हर वर्ड का मैं मीनिंग समझा देता हूँ, बहुत डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ वन वे एनोवा। एनोवा का मतलब होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, है ना। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं वन वे एनोवा मॉडल का क्या मतलब है, ये क्या होता है, व्हाट इज वन वे एनोवा मॉडल का डेफिनेशन क्या है, हाउ डू यू डिफाइन। किसी को समझाना कैसे समझाएंगे हम। तो इसमें ये है कि मान लो देयर आर सपोज, है ना, सपोज देयर आर k number of groups each containing n members, ठीक है। मान लो इस तरह से है, सो टोटल साइज कितना हो गया पॉपुलेशन का यहाँ पे, या कितने मेंबर होगा टोटल, n into k, ठीक। सो n into k हो गया। अब क्या करना है इसमें, जो ईच एलिमेंट है ना, मान लो इस तरह से मैं अगर बताऊं तुम्हें डेटा की, मान लो ऐसा है ना, यहाँ पे ये 1 2 अप टू k ग्रुप्स हैं, ईच में n एलिमेंट है, ऐसा मान लो, ये उल्टा कर सकते हो ना, यहाँ n तक और यहाँ k तक। अगर एलिमेंट्स इसके हैं y11 y12, ये मेंबर्स हैं, मान लो इस तरह से मैं अगर लिख रहा हूँ yk1 ykn, तो मेंबर्स को मैं अगर इस तरह से रिप्रेजेंट करूँ तो मतलब इंडेक्सिंग कर दिया हमने, तो इस तरह से है। तो हाउ एनोवा मॉडल जैसे क्या होता है ना कि इसमें क्या रिलेशन है, कैसे तुम एक इक्वेशन के थ्रू इसको डिस्क्राइब करोगे, तो क्या लिखते हो इसमें कि yij इज इक्वल टू व्हाट, सर अल्फा आई प्लस म्यू प्लस सी आई है, म्यू प्लस अल्फा आई प्लस सी आई जे या एप्सिलॉन आई जे, है ना। तो एप्सिलॉन आई जे एरर है, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ म्यू हियर, सो दिस इज अ वन वे एनोवा मॉडल इसको बोलते हैं। सो सबका मीनिंग है, सो व्हाट इज द मीनिंग, म्यू का इंटरप्रिटेशन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यू हियर, सर इट इज ओवरऑल मीन, ओवरऑल मीन, यस, सो इट इज ओवरऑल मीन। अल्फा आई क्या है, मीन ऑफ आई लेवल, इफेक्ट ऑफ ith ट्रीटमेंट या ith, यहाँ क्या लिख रहा हूँ ट्रीटमेंट, ये जो मैं ग्रुप लिख रहा हूँ ना, तो ये ट्रीटमेंट लिखो या ग्रुप, ग्रुप का ही दूसरा नाम तुम ट्रीटमेंट बोल सकते हो, ठीक है ना। सो तो इसका जो अगर तुम देखोगे इसका होगा इफेक्ट ऑफ ith ग्रुप। अगर इसको तुम बुक में देखो, हो सकता कहीं ऐसा भी लिखा हो म्यू आई प्लस एप्सिलॉन आई जे, तब बोलेंगे जो म्यू आई है ये मीन ऑफ ith ट्रीटमेंट या ith ग्रुप। सो कुछ जगह ऐसा भी लिखा होगा वाई आई जे इज इक्वल टू म्यू आई प्लस एप्सिलॉन आई, जहां म्यू आई का मतलब है म्यू प्लस अल्फा आई। सो इस तरीके से, सो वैसा भी रहेगा। एप्सिलॉन आई तो एरर टर्म है, ठीक है ना। अब इसमें टेस्टिंग क्या करते हैं हम लोग, वन वे मॉडल में करते क्या है, हमारा टेस्टिंग h0 क्या होता है, h1 क्या होता है, हम क्या टेस्ट करते हैं, व्हाट इज h0 एंड व्हाट इज h1। सर h0 का ये होता है दैट द ith इफेक्ट अल्फा आईज आर ऑल इक्वल, हाँ मतलब ऐसा लिख सकते हो μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3 इज इक्वल टू, मैंने कहा कितने ग्रुप्स हैं, k ग्रुप्स हैं, सो μk बोल दो, है ना, इस तरह से। या इसी को दूसरा तरीके से आप बता रहे हो, दैट इज, यही बाद में रिड्यूस हो जाएगा, दैट इज, और यू कैन राइट कि जो टाउ आई है या अल्फा आई जो आपने बोला है,
सो अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा k इज इक्वल टू 0, यही ना? देखो कोई भी एक बुक में देखना, किसी एक दोनों हो सकता है, तो किसी एक तरीके से डिफाइंड होगा। ऑल आर इक्वल या 0, तो ये है। और H1 क्या होता है? जस्ट अपोजिट। H1 क्या है ना, सो H1 जब हम लिखते हैं, सो नॉट H0, जस्ट कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है कि एनी टू म्यू आई आर डिफरेंट, या यहाँ पे एटलीस्ट वन ऑफ द अल्फा आई आर नॉन जीरो। सो ये चीज है। सो यहाँ पे क्या होगा, म्यू आई इज डिफरेंट डॉट म्यू जे फॉर सम आई जे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या इसी को ऐसे लिख सकते हो, और दूसरे तरीके से कि अल्फा आई इज नॉन, कोई एक नॉन जीरो हो जाएगा इस तरह से, फॉर सम आई, ऐसा। सो ये तो इसमें डिफाइन होता है वन वे ऑर्डर, ये H0 डिफाइन होता है, ये H1 डिफाइन होगा। अब इसमें क्या होगा, व्हाट इज द एनोवा टेबल, टेबल क्या बनता है इसका? सो वन वे एनोवा टेबल कैसा होता है? बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, जस्ट तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूँ, क्वेश्चन जनरली इस पे आ जाएगा। वन वे एनोवा टेबल, तो इसमें क्या होता है, वही चीज हम पहले भी देख चुके हैं। एनोवा टेबल तो मैंने पहले भी एक पूरी क्लास में डिस्कस किया है, क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस कर रहे थे, जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन थे। तो उसमें यहाँ पे है सोर्स ऑफ वेरिएशन, फिर सम ऑफ स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन सम, एंड देन एफ रेशियो, या हाँ एफ ऑब्जर्व्ड या एफ रेशियो है ना, सो एफ ऑब्जर्व्ड। अब यहाँ पे वन वे एनोवा टेबल में क्या क्या सोर्स ऑफ वेरिएशंस हैं, क्या क्या तुम्हें दिखा है यहाँ पे, क्या क्या सोर्स ऑफ वेरिएशन होगा? एक तो ग्रुप होगा या ट्रीटमेंट होगा, ग्रुप बोलो या ट्रीटमेंट बोलो, कोई एक ग्रुप या ट्रीटमेंट, दूसरा एरर, और तीसरा टोटल। इसमें ये वन वे में इतना ही होगा। सो अब बताओ, तो इसका जो भी होता है, जिसको भी सम आएगा इसको SST बोलेंगे, या TSS भी लिख सकते हो, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, या SST लिख सकते हो। ये ग्रुप है तो यहाँ SSG कर सकते हो, या SSTR होता है जनरली, इसी को ट्रीटमेंट लिखते हैं तो यहाँ TR हो जाएगा, यहाँ SSE हो जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, टोटल NK ना, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एक कम हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, NK-1। कितने ग्रुप्स थे टोटल, कितने ग्रुप लिया था? K ग्रुप्स लिए थे मैंने यहाँ पे, ईच ग्रुप में एलिमेंट है, ग्रुप K है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, K-1। तो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, NK-K है ना, तो इसको डिफरेंस ले, इनका डिफरेंस ले लीजिए, NK-K, K कॉमन ले सकते हो, N-1 इंटू K हो जाएगा ना, यही चीज है। सो ये आ गया। मीन सम क्या होता है, जो ये सम ऑफ स्क्वायर है इसको डिवाइड कर दो, तो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ग्रुप्स अपॉन K-1, यहाँ सम ऑफ एरर अपॉन दिस N-1 इंटू K। अब ये F ऑब्जर्व्ड में सिंपल आता है, यहाँ पे इन दोनों का रेशियो ले लो, है ना, तो इसी को हम लोग ये लिखते हैं MSG लिख सकते हो, तो इन दोनों का रेशियो लिख लें यहाँ पे, सो SSG अपॉन K-1 अपॉन, चलो इसी के अपॉन में कर देता हूँ, अपॉन ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक साथ है, ये एक साथ है, इसका रेशियो ले लो इन दोनों का, तो ये आगे F ऑब्जर्व्ड। फिर ये होता है कि आगे तुम टेबल की देख के वैल्यू निकाल सकते हो वहां से। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है यहाँ से F में, अगर रिजेक्ट और वो देखना है कि कब इसको रिजेक्ट करेंगे, हम लोग जो टेस्ट हमने डिफाइन किया है तो उसको रिजेक्ट कब करेंगे, तो ये F ऑब्जर्व्ड है, एक आता है F, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है K-1 N-1 के अल्फा, तो एट अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या करोगे, सो होता क्या है, ये तो चलो ये तो तुम टेबल से डिसाइड करोगे,
ये टेबल से डिग्री ऑफ फ्रीडम ये डिसाइड होगा, यहाँ ऑब्जर्व्ड वैल्यू आएगी। अब कब रिजेक्ट करते हैं H0 हम लोग? F ऑब्जर्व्ड जो आया, ऑब्जर्व्ड वो कम होना चाहिए, है ना, तो रिजेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? F observed greater than होगा सर F minus n-1 अल्फा। सो ऑब्जर्व्ड वैल्यू ज्यादा हो जाएगी इससे, देन वी रिजेक्ट H0, है ना। चेक कर लो। तो मेनली ये तुमसे पूछता है एग्जाम में, जनरली ये पूछता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, या मेन सम पूछ लेता है, या इसकी वैल्यू पूछ लेगा। ये डेटा दे रखा होगा कि सम क्या है, हालांकि इसका भी फॉर्मूला होता है, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, तो बट इतना कैलकुलेशन मुझे लगता नहीं आएगा, तो है ना। तो वी रिजेक्ट H0 एट अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक, ओके। दूसरा क्या होगा? 2A नोवा में क्या आएगा? वन वे नोवा टेबल को सर CRT टेबल लिखा जाता है। हाँ, बाद में आएगा, CRT डिस्कस करूंगा मैं, तो उसमें आ जाएगा। सो ये वन वे नोवा टेबल, CRT का भी नोवा टेबल ऐसे ही बनेगा। सो अब नेक्स्ट आता है 2A एनोवा टेबल, या एनोवा मॉडल बोल दो पहले। ये क्या होता है? सो 2A एनोवा मॉडल को जरा एक्सप्लेन करो, क्या होता है ये? सर वन वे में एक फैक्टर को लेके एक्सपेरिमेंट करते थे, इसमें तो यस, ट्रीटमेंट ब्लॉक। हाँ, तो इसमें हमने सिर्फ ग्रुप्स को कंसीडर किया। यहाँ देखो, हमने ग्रुप्स को कंसीडर किया जस्ट। अब इसी में क्या होगा, इसको एज अ ब्लॉक कंसीडर कर लेंगे। अब तो चीजें यही हैं, हमने बस अभी यहाँ क्या देखा इसमें कि जस्ट ये ग्रुप्स जो था, इस ग्रुप्स को हमने कंसीडर किया एज अ फैक्टर, ब्लॉक को इसको एज अ मतलब जस्ट रो को मैंने एज अ फैक्टर लिया है, कॉलम को नहीं लिया है। 2A वाला में क्या होगा, रो फैक्टर भी हो जाएगा और कॉलम फैक्टर्स भी हो जाएंगे। तो कॉलम को एज अ ब्लॉक में डिफाइन कर सकता हूं, तो ये ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक n। तो यहाँ पे दोनों इफेक्ट को कंसीडर करेंगे, रो इफेक्ट और कॉलम इफेक्ट दोनों कंसीडर होगा, ठीक है ना। तो अभी जैसे हमने एक इफेक्ट कंसीडर किया है, सो यही चीज होगी। तो जो 2A एनोवा मॉडल क्या होगा कि Yij इज इक्वल टू म्यू प्लस अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस एप्सिलॉन ij। तो इसका नाम है 2A एनोवा मॉडल। तो इसको भी कंसीडर किया हमने, इसको भी, वहां सिर्फ ये कंसीडर नहीं हुआ था। बाकी नोटेशन तुम जानते ही हो, म्यू का मतलब वही है ओवरऑल मीन, ओवरऑल मीन अल्फा आई था। बताओ भाई, अल्फा आई क्या लिखोगे? हाँ, ट्रीटमेंट, यस। सो इफेक्ट ड्यू टू ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट ड्यू टू ट्रीटमेंट या ग्रुप। और बीटा जे को कैसे इंटरप्रेट करोगे? इफेक्ट ड्यू टू ब्लॉक। सो इसमें हमने एज ए कॉलम को ब्लॉक किया, रो इफेक्ट, कॉलम इफेक्ट भी बोल सकते हैं उस तरह से। तो सो हमने एज ए ब्लॉक कंसीडर किया, जो कॉलम है उसको ब्लॉक बोल रहा हूं, तो इफेक्ट ड्यू टू ब्लॉक कंसीडर कर लो। चलो, एप्सिलॉन एज ए एरर टर्म है, ठीक। अब क्या करना है इसमें, इसका टेबल कैसा बनेगा? सो ये तो पता ही सब लोगों को ना। सो अगर मैं आगे आऊं 2A एनोवा टेबल, इसमें वैसे ही होगा, सोर्स ऑफ वेरिएशन, यहाँ आएगा सम ऑफ स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन सम,
और फिर यहाँ से तुम्हारा एफ ऑब्जर्व या एफ रेशियो ये है। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ वेरिएशन में क्या क्या आएगा, ट्रीटमेंट भी आएगा, जो ग्रुप लिखा था मैंने वहां पे ट्रीटमेंट भी लिख सकते थे, ट्रीटमेंट, दूसरा ब्लॉक्स, आप ब्लॉक्स लिख सकते हो, एरर टोटल, है ना। सो सबसे वही है SSTR, SSB बोल दो, SSE, इसकी वैल्यू जाने, जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हैं अभी तक इसकी वैल्यूज दे रखी होती हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग ये पूछ लेता है इस तरह से। SST हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें टोटल कितने यहाँ पे क्या आएगा बताओ। अच्छा यहाँ में इंटरेक्शन इफेक्ट को कंसीडर नहीं किया है ना, विदाउट इंटरेक्शन इफेक्ट बात कर रहा हूं। हाँ टोटल कितने एलिमेंट थे, एनके था ना, एनके -1 बोल दो, और ट्रीटमेंट कितना था, के नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं तो इसको के -1 बोल दो, ब्लॉक्स कितने हैं, एन लिया था मैंने तो n-1 बोल दो। यहाँ कितना आएगा n-1 n-1 k-1 है ना, जस्ट आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे दिस माइनस दिस तो ये आएगा n-1 इंटू k-1। ओके, अब ये वही है SSTR अपॉन k-1, SSB अपॉन n-1, SSE अपॉन n-1 k-1, और ये आ गया SST है ना, इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, नाउ ट्रीटमेंट के लिए तुम F ऑब्जर्व्ड वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा दिस अपॉन एरर वाला, है ना, दिस अपॉन एरर, दिस अपॉन एरर, तो इसको डिवाइड करना, तो इसको शॉर्ट में तुम ऐसा लिख सकते हो, ये जो है ना इस तरह स्पेस दो, है ना। सो दिस इज द मीन सम ड्यू टू ट्रीटमेंट, और ये है मीन सम ड्यू टू ब्लॉक्स, एंड ये मीन सम ड्यू टू एरर, ये है। अब यहाँ पे जो आएगा, सो दिस विल बी F ऑब्जर्व्ड, ये आ जाएगा, तो रेशियो ले लो इसका एरर के साथ, सो MSTR अपॉन MSE, ये वाला MSE है, ठीक है, MSB अपॉन MSE, बाकी वही है। अब इसके लिए F, एक मिनट, क्लास का टाइम हो गया क्या इसका, अच्छा ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं ना, ओके। ओके ठीक है, तो ये है हमारे पास, मैं बोल रहा हूँ अगर F तुम यहाँ से निकालना चाहोगे F टेबल, तो ये वैल्यू है ना, F आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम k-1 कॉमा n-1 k-1 अल्फा हो जाएगा, यहाँ निकालोगे तो F इसका आ जाएगा n-1 कॉमा n-1 k-1 अल्फा आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। सो बाकी है ना, इसकी वैल्यू अगर इससे ज्यादा होगी तो रिजेक्ट कर देंगे H0 को ड्यू टू दिस, फिर इसके, अच्छा H0 H1 क्या होगा यहाँ पे, अगर तुम इसमें इसके रेस्पेक्ट में अगर बात करोगे ड्यू टू ट्रीटमेंट, तो वही चीज है, अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 ऑल आर 0 एंड H1 हो जाएगा सम एटलीस्ट वन ऑफ देम आर नॉट 0, इसके से कंसीडर करो तो ऑल बीटा i आर 0,
और एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो H1 में आ जाएगा इसके हिसाब से, ठीक है। सो ठीक है ना, ए के लिए जो होगा ए या बी या बोल दो है ना, ट्रीटमेंट के लिए H0 होगा अल्फा i इज 0 फॉर ऑल i, H1 होगा अल्फा i इज नॉन जीरो फॉर सम i, ये हो जाएगा। तो ये ट्रीटमेंट के लिए होगा, दिस इज फॉर ट्रीटमेंट। ब्लॉक्स के लिए H0 होगा बीटा i आर 0 फॉर ऑल i एंड H1 होगा कोई एक नॉन जीरो होगा फॉर सम i, इस तरीके से। और ये 2 ANOVA टेबल है, तो ये जस्ट एक बेसिक है ना, हमने इंट्रोड्यूस किया। आगे क्या है, तो CRD का जो एनोवा टेबल बनता है वो 1 वे एनोवा होगा, RBD का जो एनोवा टेबल होगा वो क्या होगा, बोलो भाई, 2 वे एनोवा होगा। तो यही चीज जैसे CRD RBD, तो इसका जो बनता है ये 1 वे एनोवा टेबल बनता है इसका, तो मेनली एनोवा पे ही है। RBD में क्या है, 2 वे एनोवा टेबल बनता है। ओके, LSD में क्या होता है, LSD में क्या करते हो, इसमें एलिमेंट्स जो होते हैं YIJK होता है, रो इफेक्ट, कॉलम इफेक्ट और एक ट्रीटमेंट इफेक्ट इसमें जो होते हैं LSD में। तो देखो CRD का जो एनोवा टेबल है सिंपल यही है, 1 वे एनोवा जो है वो CRD का एनोवा टेबल होता है, RBD जो 2 वे एनोवा होता है इसमें। मेन अब इसको डिस्कस करना है LSD में क्या है। लैटिन स्क्वायर, हो जाता है, हाँ। भी हो जाता है, तो यहाँ कॉलम ट्रीटमेंट और हाँ, तो यहाँ पे लैटिन स्क्वायर एक्सपेरिमेंट इज अज्यूम टू बी 3 फैक्टर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। द फैक्टर्स आर रोज, कॉलम एंड ट्रीटमेंट। तो इसमें 3 फैक्टर हो जाते हैं सिंपल। यहाँ पे था जस्ट ओनली 1 फैक्टर आर देयर, दैट इज अ ट्रीटमेंट, तो उसमें एनोवा टेबल में ट्रीटमेंट एरर टोटल आया था। RBD में क्या है, 2 फैक्टर है, ट्रीटमेंट और ब्लॉक, देन एरर टोटल। इसमें क्या है, 3 फैक्टर्स आ जाएंगे, रो कॉलम। तो जनरली तुम देखोगे तो इसमें ऐसा होगा YIJK, ऐसा लिख सकते हैं इसको हम, और उसके हिसाब से तुम ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। सो रो कॉलम है ना, मान लो मैं ऐसा लिख दूं म्यू प्लस RI प्लस CJ प्लस समथिंग, मान लो TK प्लस एप्सिलॉन IJK, तो ये इसका मॉडल हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 इफेक्ट है, रो कॉलम ट्रीटमेंट, ये चीज है, तो उसके हिसाब से टेबल बन जाएगा। तो ये जो LSD का एनोवा टेबल होगा, ठीक है। तो इसका सिंपली मैं सीधा एनोवा टेबल बताता हूँ, इतना डील में नहीं। इसका एनोवा टेबल कैसा बनेगा, है तो वही डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड देन मीन सम, बाद में वही आ जाएगा, है ना, इफ ऑब्जर्व्ड या रेशियो। अब इसमें सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या क्या है, सो रोज, कॉलम्स, ट्रीटमेंट, ठीक है, एरर एंड टोटल। बताओ, मान लो R नंबर ऑफ रोज हैं, तो टोटल कितना होगा, टोटल कितने एलिमेंट लोगे, R स्क्वायर माइनस 1। सो टोटल इसमें टेबल में ऐसा होगा, है ना, कि बीच में वो ट्रीटमेंट भी आ रहा है, रो कॉलम ट्रीटमेंट, सो YIJ
इस तरह से हम लोग कंसिडर करते हैं, मतलब एलिमेंट तो उतने ही है, आर रो आर कॉलम है। सो यहाँ टोटल आर स्क्वायर एलिमेंट होगा तो आर स्क्वायर माइनस 1, ये टी एलिमेंट नंबर लेंगे, टी नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कॉलम और ट्रीटमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। टी नंबर ऑफ, मान लो तुम ऐसा लिखोगे, इसमें क्या होता है एक्चुअली जो लैटिन स्क्वायर डिजाइन होता है, इसमें मान लो टी नंबर ऑफ रो है, टी नंबर ऑफ कॉलम्स है एंड टी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स होंगे टोटल। तो एलिमेंट्स तो यहाँ टी स्क्वायर ही होगा, टी स्क्वायर माइनस 1, ये समझ लो यहाँ टी नंबर ऑफ 1 2 3 यहाँ टी तक है, 1 2 3 यहाँ टी तक है, ऐसा समझो एलिमेंट्स है। लेकिन यहाँ पे इफेक्ट भी हम कंसीडर करते हैं, रो इफेक्ट, कॉलम इफेक्ट एंड देन ट्रीटमेंट इफेक्ट अलग से, ठीक है। सो एलिमेंट टी स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे कितना आएगा, रो का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, अच्छा मैं सो यहाँ पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख रहा हूँ टी स्क्वायर, यहाँ टी माइनस 1, इसका भी टी माइनस 1, इसका भी टी माइनस 1, तो बताओ ये बचा क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई कर बताओ क्या आएगा यहाँ पे, t minus 1 into t minus 2. t माइनस 1 इंटू टी माइनस 2, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इन सबका सम ये आएगा, तो इनमें से इन तीनों को घटाओगे तो ये बचेगा t माइनस 1 t माइनस 2 है ना। सो यहाँ एस एस आर लिख सकते हो, एस एस सी लिख सकते हो, एस एस टी आर, एस एस ई और एस एस टी, इस तरह से। बाकी ऐसे ही है, स्क्वायर में क्या है, इसको डिवाइड कर दो, एस एस आर अपॉन टी माइनस 1, एस एस सी अपॉन टी माइनस 1, बाकी इसको है ना यहाँ t माइनस 1 इंटू टी माइनस 2 एंड ये हो गया। बाकी यहाँ ऐसे इसको रेशियो ले लो, सो एम एस मतलब इसको बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, एम एस आर अपॉन ये आ जाएगा एम एस ई, एम एस सी अपॉन एम एस ई, एम एस टी आर अपॉन एम एस ई, ये हो जाएगा, ठीक है ना। डिवाइड कर लो, उसके हिसाब से फिर वैल्यू आ जाएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है और यहाँ एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इस रो इफेक्ट जब टेस्ट कर रहे हो तुम रो इफेक्ट को, तो उस केस में एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो बनेगा, तो यहाँ t माइनस 1 और एरर का क्या है t माइनस 1 इंटू टी माइनस 2 अल्फा। तो इसके रेस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे इसको हम, अगर इसकी वैल्यू इससे ज्यादा हुई तो वी रिजेक्ट h नॉट एट अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इस तरह से है। अब 2 स्क्वायर में क्या होता है, अगला जो आपका है क्या है अगला पार्ट, टाइम है ना हमारे पास, हाँ। सो ये जो है 2 स्क्वायर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट, 2 स्क्वायर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या होगा 2 फैक्टर एट 2 लेवल, है ना, 2 फैक्टर्स एट 2 लेवल। इसमें क्या होता है, सो इसका जो मॉडल हम लोग लिखते हैं ऐसे ही वाई आई जे के बराबर म्यू प्लस 2 फैक्टर, मतलब फैक्टर ए एंड बी है, सो ए आई हो जाएगा, बी जे हो जाएगा। अब यहाँ तुम्हें देखना होता है उसका इंट्रैक्शन इफेक्ट कंसीडर करना है कि नहीं करना है। तो अगर इंट्रैक्शन इफेक्ट कंसीडर करना है तो ये हो जाता है, क्या लिखते हो इसको, के लिखते हैं, के लिख देना, सो के ले लो वेरिएबल प्लस एप्सिलॉन आई जे के, ये बन जाता है आई जे, क्या लिखते हो तुम लोग, आई जे ही लिखते हो ना, नोटेशन बुक में देखना पड़ेगा कैसे लिखते हैं लोग, है ना, यहाँ आई जे लिखते हैं शायद ना, नोटेशन देख लो क्या लिख रहा है, इंटरेक्शन है दोनों के बीच का, तो ये है ए बी। तो इसका एनोवा टेबल क्या बनता है, यहां तुम सोर्स ऑफ वेरिएशन, मेनली तुम एनोवा टेबल याद रखो, उतना ज्यादा डिटेल देखो। सो एंड सोर्स ऑफ वेरिएशन यहाँ क्या क्या आएगा, ए बी, मतलब 2 फैक्टर एट 2 लेवल, ठीक है ना। तो
फैक्टर ए एंड बी है, यहाँ इसका वो ले लो, ए बी इंट्रैक्शन हो गया, फिर एरर और एरर टोटल, है ना, सर ब्लॉक बी ले लिया ना हमने। सो डिपेंड करता है, ब्लॉक भी होगा सर। ब्लॉक भी अलग से लोगे तो अगर ब्लॉक कंसीडर करोगे तो क्या बनेगा। अब अच्छा इसके हिसाब से क्या बनेगा नवा टेबल, फिर ब्लॉक की बात करता हूँ, इसके हिसाब से क्या बनना चाहिए। टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 2 फैक्टर्स एट 2 लेवल है। सो 2 फैक्टर्स एट 2 लेवल, तो अगर मैं ऐसा बनाऊं तो इसमें क्या होता है, एक में 2 एलिमेंट होंगे, है ना। सो टोटल कितने एलिमेंट होंगे इसमें, 4R, है ना। सो R नंबर ऑफ क्या है, ब्लॉक्स ले रहे हो आप, है ना, नहीं R नंबर ऑफ हमारे पास एलिमेंट्स हो गए। तो अगर ब्लॉक कंसीडर करोगे तो उसके हिसाब से फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो जाएगी ना। तो चलो ठीक है, मान लो यहाँ पे जैसे 2 फैक्टर एट 2 लेवल है, तो इस तरह से R नंबर ऑफ तुम्हारे पास ब्लॉक हो गया। यहाँ ब्लॉक अगर कंसीडर करना, बिना ब्लॉक के अगर देखोगे तो ठीक है, चलो मैं ब्लॉक ले लेता हूँ। तो blocks and then error and then total. तो क्या आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम ईच का, इसका अच्छा टोटल कितने एलिमेंट है 4R, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, सर 4R कैसे हुआ? क्योंकि R नंबर ऑफ ब्लॉक्स है, 2 ब्लॉक है 2 लेवल। 2 लेवल का मतलब क्या है, इसमें एक रो में यहाँ 2 एलिमेंट है, ठीक है। सो 4 एलिमेंट है, R नंबर ऑफ ब्लॉक्स आर देयर, कितने एलिमेंट हो जाएंगे, ईच ब्लॉक में 4 एलिमेंट है, टोटल कितने हो जाएंगे 4R। हाँ है ना, तो 4R। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी टोटल की, 4R-1। 4R-1। और बताओ बाकी, A जो है, A जो हमारे पास है उसमें क्या है, लेवल 2 है इसका ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी, इसका भी 1 होगी। AB का क्या होगा, ये भी 1। ब्लॉक R ब्लॉक से तो R-1, एरर कितना हो जाएगा, 3 टाइम ऑफ R-1, इसको हटा दो। सो 3R 3 टाइम R-1, 3R-3, तो मतलब 3 टाइम R-1। देन यहाँ पे ना इसको ऐसे लिख सकते हो, SSA SSB SSAB SS ब्लॉक अलग से लिखना पड़ेगा। सो ये हो गया SSE और ये SST है। देन अकॉर्डिंग सिमिलर वे में है ना, तो यहाँ SSA अपॉन A हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा, देन यू कैन डायरेक्टली राइट, है ना। सो MSA अपॉन MSE, MSB अपॉन MSE, ऐसा हो गया। एंड देन यहाँ पे अच्छा मैंने क्या लिख दिया, एक मिनट, हाँ ठीक है ना। अब यहाँ से रेशियो लिखना पड़ेगा हमें। सो टेबल, F टेबल मतलब अलग से लिख सकते हो, ये तो क्या ही है, तो F डिस्ट्रीब्यूशन होगा एंड देन इसको कंपेयर, ये तो पार्ट ऑफ, हालांकि नवा टेबल नहीं रहता है, बाहर से आपको इसमें देखना है, इसके अकॉर्डिंग देखना होता है। F यहाँ होगा 1,3 टाइम R-1 अल्फा, इसके लिए वैसे ही अकॉर्डिंगली निकालना पड़ेगा। देन यू हैव टू चेक। तो मेनली अनोवा टेबल जितने भी डिजाइन्स हैं उसके अनोवा टेबल याद रखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम याद रखो, जनरली क्वेश्चंस इसी पे आते हैं, वो है, कोई कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और लास्ट हमारा बचता है
2q फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है, एक मिनट, इसका क्या है भाई, सो 2q फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। तो इसमें 3 फैक्टर्स एट 2 लेवल, यही ना, 3 फैक्टर्स एट 2 लेवल। तो 3 फैक्टर है ABC, सो 3 फैक्टर्स जो है वो ABC है। तो इसका जो मॉडल होता है YIJK, और क्या बनाता है ये IJKL, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से होगा। सो AI म्यू ले लो पहले। सो यहाँ पे जो 3 फैक्टर्स है ना, वो ABC 3 फैक्टर्स है, ऑल एट 2 लेवल। सो यहां से आएगा AI, अच्छा म्यू प्लस AI, सो म्यू इज द टोटल ओवरऑल मीन, और AI BJ CK, फिर AB IJ BC JK AC या CA, कितना क्या है ये AC IK, अगला क्या होगा, और ABC, तीनों का इफेक्ट, इंटरेक्शन है ना। ये मॉडल एक्चुअली, इसका एनोवा टेबल क्या होगा, तो इसका जो एनोवा टेबल होगा दैट विल बी ठीक है। तो इसमें क्या क्या होगा सोर्स ऑफ वेरिएशन, बोलो तुम लोग, व्हाट आर द सोर्स ऑफ वेरिएशन हियर? BC AC, हाँ, फिर ABC, फिर ब्लॉक एरर लिख दो, बस हो गया। यही इसी पे क्वेश्चन जनरल एग्जाम में आएंगे। ब्लॉक एरर टोटल हो गया, इसमें आ जाएगा ब्लॉक एरर टोटल। इस तरह से। तो मेनली हमारे पास क्या है, 3 फैक्टर्स है एट 2 लेवल्स, और R नंबर ऑफ ब्लॉक्स यहां भी हैं। टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 8R 8R, 2 into 2 into 2 R, है ना। सो ईच ब्लॉक में 2 into 2 into 2 8 एलिमेंट है, और R ब्लॉक्स है। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 8R - 1। यहाँ A का जो है देयर आर 3 फैक्टर्स एट 2 लेवल, तो 1 1 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। आगे क्या आएगी AB का, सो 1 1 1 1 ब्लॉक का, R-1 देयर आर R ब्लॉक्स, तो R - 1। तो यहाँ कितना आएगा, 7 टाइम R-1 7 टाइम R - 1। तो ये आपके पास आ गया। और अब जैसे ये तो ऐसे ही इसका नोटेशन है SSA। जनरली अभी तक जो क्वेश्चन है उसमें वैल्यू गिवन थी, ये कैलकुलेट भी की जा सकती, फिर वो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। अगर आपको कोई डेटा दे दिया, डेटा के हिसाब से कर रहे तो वो बहुत लेंदी क्वेश्चन होगा, जो कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो ये वैल्यू जनरली जो भी अभी तक क्वेश्चन आया उसमें दे रखा है कि ये वैल्यूज हैं, इसको यूज करो। जो कि हमने एक पूरा क्लास में इससे क्वेश्चन ही किए थे, एक क्लास में जो एनोवा टेबल वाला हमने जितने डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट क्वेश्चंस आए थे पूरा एक क्लास में, वो डिफरेंट पेपर से किए थे। तो उसमें देखो हमने ये देखा था कि उसमें से आया था फिर वैसे ही इसको डिवाइड कर लो, है ना। तो ये जो भी आएगा MSA MSB MSC MSAB MSBC MSAC ABC
मतलब ये डिवाइड कर रहा हूँ, इसको डिवाइड करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम से, तो उससे आ जाएगा मीन सम ड्यू टू ब्लॉक्स, मीन सम ड्यू टू एरर्स, एंड देन इसका डिवाइड कर लो। सो MSA डिवाइड बाई MSE, MSB डिवाइड बाई MSE, MSC डिवाइड बाई MSE एंड सो ऑन, ठीक है ना। एंड सो ऑन, ठीक है। उसके हिसाब से अब यहाँ से F टेबल से देखोगे तो 1,7 टाइम r-1 अल्फा, ये टेबल से आएगी। अगर इसकी वैल्यू इससे ज्यादा है देन वी रिजेक्ट H0 एंड सो ऑन फॉर द अदर्स। तो ये ब्रीफली मैंने आपको मतलब डिटेल में तो नहीं बताया, ब्रीफली हमने एक बार ये डिस्कस किया। मेनली हमने जितने डिजाइन थे उसके एनोवा टेबल एक बार डिस्कस किया क्या होता है, और बस इसी पे जितने क्वेश्चंस आए जनरली यही आए हैं। बाकी और डिफरेंट एग्जाम के लिए देखो तो बहुत डिटेल में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए हमने बहुत ब्रीफली देखा है ये, जो कि मोस्ट ऑफ लोगों को आता ही था, है ना। बताओ भाई। हाँ सर जब उस क्वेश्चन सर सेंड किए हैं ग्रुप तो सर उसको देख लीजिए, ट्राई करते हैं, चलिए। तो यहाँ क्या था, in a 2n factorial experiment the interaction effect between factor a and b is given by, अभी तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो 2 की पावर n तो हमारे सिलेबस में है नहीं, ऐसे 2 स्क्वायर और 2 क्यूब है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये तुम्हें देखना पड़ता है, उसमें प्लस माइनस ऐसा होता है। सो 2 उसके हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है। ये 2 क्वेश्चन है ना आपके 2 स्क्वायर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में, मेन इफेक्ट ऑफ फैक्टर f इज, तो इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा नहीं, उसके लिए अगर मेन इफेक्ट देखना है। सो ये इसने मॉक टेस्ट में दिया था ये क्वेश्चन है ना। यस सर मॉक 7 में। बाकी बताओ किसी को आइडिया है तो एक बार मुझे देखना पड़ेगा इसको। सो ये जो आंसर होता है ये प्लस माइनस प्लस है, कुछ करना पड़ता है। लास्ट ईयर मैंने कराए होंगे, लास्ट ईयर वाले वीडियोस में देखो इस तरह थोड़े से हमने रिजल्ट कराए थे थोड़े से, क्योंकि पिछले साल कराया था, 1 साल हो गया मैं भूल गया खुद ही। सो उसको देखना पड़ेगा एक बार फिर से मुझे। ठीक है, इसको मैं ट्राई करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं उस वाले क्वेश्चन। इसको एक बार मैं देखता हूँ, इसको क्या मैं समझा भी दूंगा कल, तो कल के क्लास में मुझे फिर से पूछना, एक बार मैं इसको खुद से ट्राई करता हूँ। मतलब आसान है, वो मैं भूल गया हूँ कॉन्सेप्ट, एक्चुअली देखना पड़ेगा। और किसी को कुछ डाउट है? अच्छा टाइम भी हो गया, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी सो आज ये स्टॉप करते हैं। तो कल क्या होगा, कल मॉक टेस्ट 8, कल 7 डिस्कस किया था ना, फुल लेंथ मॉक टेस्ट 8 का डिस्कशन करते हैं कल, ठीक है। तो अभी यही स्टॉप करते हैं। 2022 का पेपर है सर 8। अच्छा 20, ओ फिर तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है फिर तो 8। तो 9th वाला देखते हैं, 9th वाला क्या है, 9th है ना बाहर का है, ठीक है। तो हम लोग फुल लेंथ मॉक टेस्ट 9 देखते हैं, क्योंकि 8 तो 2022 का ही पेपर है, तो क्लास में डिस्कस किया हमने। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, आज भी 10 से 11 डाउट क्लास होगी, तो उसमें भी पूछ सकते हो जनरल डाउट्स, या मेन क्लास जो 6 to 8 चल रही है उसमें भी आप पूछ सकते हो। तो कल है ना 1-2 डाउट रह गया वो देख लेंगे, और बाकी फुल लेंथ मॉक टेस्ट 9 अटेम्प्ट करके आओ, 8 और 9 दोनों अटेम्प्ट करो, और फिर उसका एनालिसिस करो, फिर जो गलत है उसको देखो क्यों गलत है, फिर उससे मुझसे डिस्कस करो, ये चीज़ है। और सो कल फुल लेंथ मॉक टेस्ट 9 का डिस्कशन रखते हैं, ठीक है। चलिए बाकी तुम लोग कंप्लीट करो यूनिट वाइज सारे, उसमें ऑलरेडी सॉल्यूशंस है, तो जो डाउट्स होगा वो डिस्कस कर सकते हैं हम लोग।
बाकी कंप्लीट करो सारे मॉक टेस्ट, सारे PYQ, रिवीजन फ्रिक्वेंटली करते रहो PYQ का और सिलेबस का, एंड मॉक टेस्ट का भी जो जो डाउट्स हैं उसको रिवाइज करते रहो उस कॉन्सेप्ट में जिसमें आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलो अभी यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।